क्या आपने कभी कोई डांस शो या टैलेंट शो देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा। ऐसे शोज में जब कोई पार्टिसिपेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो हम यही सोचते हैं कि ये इंसान बहुत टैलेंटेड है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, वगैरह वगैरह, राइट? एंड ऐसा सिर्फ आप नहीं बल्कि सभी सोचते हैं। पर क्या कभी आपके माइंड में ये आया है कि लोग इतने टैलेंटेड आखिर हो कैसे जाते हैं, या अपनी स्किल पर मास्टरी कैसे कर लेते हैं? मैं भी आया हो, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे सवाल पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि जो चीज उन्हें आती है वो उनका एक हिडन टैलेंट था जो बचपन से ही उनमें था, जबकि मास्टरी का टैलेंट से कोई लेना देना होता ही नहीं। और ये बात मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस माइकल एंजेलो कहते हैं, जो कि खुद एक स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट एंड पोएट हैं। उनका कहना है कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि मुझे मेरी स्किल पर मास्टरी करने के लिए कितना टाइम काम करना पड़ा, तो ये चीज उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाएगी। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए या फिर उसकी आदत बनाने के लिए आपको बस 21 दिन चाहिए होंगे, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जब भी बात किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने की आती है तो ये करने के लिए एक इंसान को लंबे वक्त तक अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अपने काम में माहिर बन पाता है। पर जब वो अपने इस हार्डवर्क को दुनिया के सामने पेश करते हैं तो लोग उनकी इतनी सालों की मेहनत को एक टैलेंट का नाम दे देते हैं। पर क्या वाकई में इसको टैलेंट कहा जाना चाहिए? इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक टैलेंट का मतलब लोगों की वो नेचुरल एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं, और इस डेफिनेशन से सभी एग्री करते हैं। नाउ एक बार क्या हुआ, एक वॉयलिन सिखाने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ ऐसी ही डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि टैलेंट यंग बच्चों की एक एबिलिटी होती है जिसके बेस पर उनको वॉयलिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाता है। पर क्या टैलेंट को सच में इस तरह से पहचानना पॉसिबल है, या फिर लोगों की स्किल को देखकर ही ये सोचा जा सकता है कि इस इंसान ने बिना किसी मेहनत के इस पर मास्टरी हासिल कर ली? वेल देखो, मेन बात क्या है, टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स, वो बच्चों की छोटी उम्र से ही की जाने वाली प्रैक्टिस को अवॉइड करके सिंपली ये बोल देते हैं कि देखो भाई ये बच्चा तो हुनरबाज है, जबकि कई स्टडीज ये शो कर चुकी हैं कि इस तरह से किसी के टैलेंट को पहचानना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, क्योंकि किसी का भी हार्डवर्क उसका टैलेंट बन के तब बाहर निकलता है जब उसने इसके पीछे कई महीनों या फिर कई सालों तक प्रैक्टिस की हो। इसलिए इसको गॉड गिफ्टेड कह देना कहीं से भी वैलिड नहीं है। 1991 के अंदर साइकेट्रिस्ट एंडरस एरिक्सन के एक्सपेरिमेंट में भी यही बात प्रूव हुई थी। उन्होंने बच्चों में टैलेंट ढूंढने के लिए एक काफी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जर्मन की रिन्यूड म्यूजिक कंपनी वेस्ट बर्लिन के कुछ वॉयलिन प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को चुना, जहां इन बच्चों को वहां पर बुलाकर उन्होंने 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप में उन बच्चों को रखा गया जो बहुत ही अच्छा वॉयलिन बजाते थे और जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि इस ग्रुप में सुपर टैलेंटेड बच्चों को रखा गया था जिन्हें लोग कहते हैं कि उनके पास वॉयलिन प्ले करने का हुनर गॉड गिफ्टेड है। दूसरे ग्रुप में उन बच्चों को रखा गया जो वॉयलिन तो अच्छा प्ले करते थे, लेकिन वो उन टॉप परफॉर्मर जितना बेस्ट नहीं थे। मतलब ये स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे टॉप ऑर्केस्ट्रा में तो परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इनकी सोलो परफॉर्मेंस कुछ खास ठीक नहीं थी। तीसरे ग्रुप में उन बच्चों को रखा गया जो बस ठीक ठाक वॉयलिन प्ले करते थे और फ्यूचर में वो बस एक वॉयलिन टीचर बन सकते थे। स्टूडेंट्स का ये डिवीजन उनके प्रोफेसर ने उनके बीच कंपटीशन करवाकर और उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद किया था। बट जब एरिक्सन ने इन तीनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली इंटरव्यू लिया तो उन्हें ये बात पता चली कि उन सभी स्टूडेंट्स को वॉयलिन एक ही टीचर सिखाते थे और साथ ही सबको वॉयलिन बजाने का तरीका भी सेम था। उन लोगों में सारी चीजें सेम थी सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो था वॉयलिन प्रैक्टिस का टाइम। 20 साल की उम्र वाले जो टॉप प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी वॉयलिन की प्रैक्टिस को करीब 10,000 घंटे दिए थे, जबकि सेकंड ग्रुप के प्लेयर्स ने अपने प्रैक्टिस में 8,000 घंटे दिए थे और थर्ड ग्रुप ने सिर्फ 4,000 घंटे ही प्रैक्टिस की थी। ये प्रैक्टिसिंग आर्ट्स ये कंक्लूड करते हैं कि किसी भी स्किल पर मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार उस पर प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत होती है। कोई भी बिना लगातार प्रैक्टिस किए अपनी फील्ड का चैंपियन नहीं बन सकता। और यही एक्सपेरिमेंट इस चीज का भी प्रूफ बना कि किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए टैलेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आपको किसी फील्ड का एक चैंपियन बनना है, एक पक्का चैंपियन, तो आपको उस काम की प्रैक्टिस करते रहने में अपने आप को पूरी तरह से झोंकना होगा। और ऐसी प्रैक्टिस सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनमें परसिस्टेंस की क्वालिटी होती है। लेकिन फिर इससे यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि हाँ ठीक है, किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, पर क्या उस प्रैक्टिस की कोई लिमिट है भी या नहीं? तो देखो, चाहे किसी तरह का आर्ट डेवलप करना हो
या फिर साइंस में कुछ इनोवेट करना हो, चेस जैसे गेम में एक्सपर्ट बनना हो या फिर एक्टिविटी गेम जैसे टेनिस में, किसी भी तरह का आर्ट स्किल या गेम में मास्टरी अचीव करने के लिए कम से कम लोगों को 10,000 घंटे तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। जो लोग अपनी स्किल के मास्टर होते हैं उन्हें भी वर्ल्ड क्लास मास्टर बनने के लिए इतने टाइम ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वो उस लेवल का गेम खेल पाते हैं। जब आप किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरू में ये आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना होता है, फिर भले ही आपको उस काम में बोरियत ही क्यों न लगने लगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है आप उस स्किल को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उस काम को करने के लिए आपको ना तो ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है और ना ही ध्यान लगाना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखें तो जब हम पहली बार कार ड्राइव करना सीखते हैं तो हमको गियर खींचने में या फिर कार को मूव ऑन करने में बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ पर हमको हर काम हर सेकंड एक्टिव रहकर करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन को वो सब समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब हमारा ब्रेन उस काम को करना सीख जाता है तब वो ऑटो पायलट मोड पर रहकर भी उस काम को इजीली कर देता है। वो लोग जो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं वो हर दिन 5 से 10 घंटे सिर्फ अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में लगा देते हैं, और इस लिस्ट में कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि फेमस फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो, हाईएस्ट पैड एक्टर ड्वेन जॉनसन, इन्वेस्टमेंट किंग वॉरेन बफेट, ये सब आते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है और अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज भी है, बट बावजूद इसके वो हमेशा अपनी स्किल्स को और बेहतर करने में लगे रहते हैं। अब इस पूरी वीडियो को अगर समराइज करके बोलूं तो टैलेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना ही कोई इनबॉर्न टैलेंटेड होता है। जो चीज एक जीनियस इंसान से एक नॉर्मल इंसान को अलग करती है वो है उसकी प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंटिन्यूसली की जाए, और इसकी डेडलाइन एटलीस्ट 10,000 घंटों की होगी, यानी 10,000 घंटे देने के बाद ही आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये समझ गए होंगे कि असल में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, आपका टैलेंट या फिर आपका हार्ड वर्क। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।